हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। इन्होंने ये बोला, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में जो पावर्स हैं कि मान लो कोई केस आया है मनी लॉन्ड्रिंग का। सबसे पहली चीज़ कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना। किसी व्यक्ति ने इलीगल तरीके से पैसा कमाया, अब वो जो इलीगल तरीके से पैसा कमाया वो उसका ब्लैक मनी है। अब उसी काले धन को वो क्या कर रहा है, वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है, उस इलीगल मनी को एज अ लीगल मनी। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और ये गलत है। इसी गलत चीज़ को रोकने के लिए, इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमारे पास लॉ है, कानून है, जिसका नाम है PMLA, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके नाम से ही हमको सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अब PMLA के तहत मान लो कोई पर्टिकुलर केस आता है, कोई व्यक्ति जिसने ये हरकत की है जिसको PMLA के अंतर्गत धरा गया है, तो ये केस देखेगा कौन? वो केस देखेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि ED के पास पावर है PMLA के अंडर के कोई भी केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की। सुप्रीम कोर्ट आया बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि हमारे जो लोग हैं उनके पास राइट्स भी हैं, राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि एक इंसान को यहाँ पर पूरी तरह से कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, अगर वो व्यक्ति स्पेशल कोर्ट के सामने जाता है, उसको समन किया जाता है कि वो स्पेशल कोर्ट के सामने गया, तो उसको ऐसा ट्रीट नहीं करोगे कि वो कस्टडी में है, उसको आप कस्टडी में नहीं ले जा सकते। ये यहाँ पर बोला गया है। ये अभी क्या होता है, सीधे कस्टडी में डाल दिया जाता है, फिर पूछताछ की जाती है, तो कोर्ट ये बोलता है कि ये ज़रूरी है ही नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एक्यूज पर्सन कि वो यहाँ पर कस्टडी में जाए या वो बेल के लिए अप्लाई करे। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और ये बोलते हुए क्या हुआ, सीधे ED की जो पावर्स है, पावर्स ऑफ अरेस्टिंग को लिमिट कर दी गई। क्योंकि पहले ये ED कर सकता था, किसी को अरेस्ट कर सकता था, उससे पूछताछ कर सकता था किसी भी पर्टिकुलर केस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कस्टडी में तुरंत नहीं ले सकते, है ना। चलो, स्पेशल कोर्ट के पास में केस गया, स्पेशल कोर्ट यहाँ पर बुलाएगा, समन करेगा, तो जाएगा इंसान, लेकिन यहाँ पे उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा कि वो कस्टडी में है, क्योंकि उसके भी अधिकार हैं। बेंच ने ये भी बोला कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अगर कस्टडी में करना है, उस व्यक्ति को लेना है, तो उसके लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा उस व्यक्ति को कस्टडी में लेने के लिए। और जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ होंगी, जितनी भी इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ होंगी, उसको यहाँ पर स्पेसिफिक ग्राउंड्स देने होंगे, कुछ डिटेल्स देने होंगे, जिस बेसिस पे यहाँ पे उसको कस्टडी में ले रहे हैं। तो जो स्पेशल कोर्ट हैं, इनके पास थोड़ी बहुत पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये किस बेसिस पे आया है? तो एक अपील यहाँ पे फाइल की गई थी तारसेम लाल के थ्रू, और ये अपील इन्होंने ED के अगेंस्ट में फ़ाइल की थी। ठीक है, अब क्या होता है कि ED के ख़िलाफ़ में अपील फ़ाइल की मैंने कि मैं बेल मांग रहा हूँ, एंटिसिपेटरी बेल मांग रहा हूँ, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल मना कर दी गई हरियाणा कोर्ट के थ्रू, पंजाब हाई कोर्ट के थ्रू। तो अब मैं क्या करूँ? तो इसी कंडीशन के कारण सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ये सारे स्टेटमेंट्स दिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, कोई भी एक्यूज व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उसको आप ऐसा नहीं ट्रीट कर सकते कि वो कस्टडी में है। ठीक है, जब वो कोर्ट में अपीयर होगा, जब उसको समन पे बुलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं ट्रीट कर सकते कि वो कस्टडी में है। दूसरी बात, जो ये कोर्ट है,
वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर डायरेक्ट करेगा उस एक्यूज्ड को, वो व्यक्ति को जानकारी भी देगा, सजेशन भी देगा और बताएगा भी, भाई आपको रिलीज़ तो किया गया है, ठीक है, लेकिन आपको जब जब बुलाया जाएगा आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। और इस व्यक्ति को कस्टडी में लेना है तो ईडी को पूरा स्पेशल कोर्ट में अप्लाई करना होगा और कठोर कारण देने होंगे, रीज़न्स देने होंगे कि इस वजह से हम इनको कस्टडी में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पावर्स पहले फ्री थी वो पावर्स को थोड़ा लिमिट डाउन कर दिया गया है। क्लियर हो गया? चलिए ये समझते हैं पीएमएलए क्या है। 2002 का ये कानून है। मेन मकसद क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये कानून लेकर आया गया है और इस कानून के अंदर में कोई भी केस आता है उसके लिए कौन सी बॉडी है? वो है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट और ईडी। ये एक प्राइमरी अथॉरिटी है जिसका मेन काम क्या होगा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी केस पीएमएलए के अंडर में आया है उसको इन्वेस्टिगेट करना है। ये जो ईडी है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी यहाँ पर जो ईडी के पावर्स हैं उसको कम कर चुका है। अगर कोई व्यक्ति उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है या ईडी के समन पे आ नहीं रहा है तो उसके लिए अरेस्ट नहीं कर सकता। पहले भी पावर्स कम कर चुका है, अब और भी पावर्स कम कर दी है कि वो कस्टडी में नहीं ले सकता। कस्टडी में अगर लेना है तो ईडी को स्पेशल कोर्ट से अप्लाई करना होगा, उसके बाद में ही वो कस्टडी में ले सकता है। अब क्वेश्चन ये है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या? ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन काम होता है कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लॉज का वायोलेशन जो होता है उसको रोकना। पैसों से संबंधित जो भी मैटर्स हैं स्पेशली उनको हैंडल करने के लिए ये काम करता है। फंक्शनिंग की बात करेंगे, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ये कोई प्रॉपर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। कैसे बना ये? वैसे इसको बनाया गया था फर्स्ट में 1956 में, लेकिन उस समय जब ये बॉडी बनाई गई थी तो उसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट था। बाद में इसका नाम ईडी कर दिया गया 1957। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ईडी का मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको हेड करते हैं डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, यानी एक डायरेक्टर होता है जो पूरी बॉडी को हेड कर रहा है। ईडी के 5 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और चंडीगढ़ में। 10 जोनल ऑफिसेज भी हैं जो हर एक ऑफिस है उसमें डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। 11 सब जोनल ऑफिसेज हैं और जो 11 सब जोनल ऑफिसेज हैं उसको डायरेक्ट करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। बहुत रेलेवेंट इन्फो है ये। अब दोस्तों, ये जो ईडी में काम कर रहे हैं जो ऑफिसर्स हैं इसमें कई बार आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स को भी रिक्रूट किया जाता है। टेन्योर की बात करेंगे, पहले 2 साल का टेन्योर था डायरेक्टर का, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2 से 5 साल तक। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब स्टैट्यूटरी फंक्शंस की बात करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन से कानून के तहत आने वाले अपराधों को इन्वेस्टिगेट करता है? तो इसमें आपका पीएमएलए तो है ही, दूसरा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ये क्या है? जो भगौड़े होते हैं, पैसा लेकर भाग गए, जैसे यहाँ पे विजय माल्या का केस आपको देखने को मिलेगा, नीरव मोदी का केस आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं
तो इनके केसेस को भी ईडी हैंडल करती है, ठीक है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के केसेस भी ईडी हैंडल करती है। जूरिडिक्शन की बात करेंगे तो ये जो फेमा और पीएमएलए वाले एक्ट हैं, ये तो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। ईडी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकता है इस एक्ट के तहत, लेकिन फेमा के केसेस सिविल कोर्ट में जाते हैं और पीएमएलए के केसेस क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। लेकिन फेमा के केसेस सिविल कोर्ट में जाते हैं और पीएमएलए के केसेस क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं।